हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत के संविधान का भाग 6 राज्य की विधायी प्रक्रिया के बारे में देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 196 आर्टिकल 196 ये बताती है कि अगर किसी राज्य में दो सदन है, एक विधानसभा विधान परिषद, तो वहाँ पर बिल किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसका क्लॉज 2 बोलता है कि अगर इसमें दो बिल अगर पास कराना है तो दोनों सदनों द्वारा उसे पारित किया जाना, संशोधन सहित या संशोधन रहित, दोनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। क्लॉज 3 बोलता है कि अगर कोई बिल पेंडिंग है, विधानमंडल में पेंडिंग है और 17 हो जाता है तो उसके कारण लैप्स नहीं होगा वो। लेकिन अगर कोई बिल विधान परिषद में पेंडिंग है और विधानसभा ने पारित नहीं किया है और विधानसभा का विघटन हो जाता है तो लैप्स नहीं होगा। लेकिन क्लॉज 5 में बोला है कि अगर विधानसभा ने पारित कर दिया है या फिर विधानसभा में लंबित है ना, मतलब विधानसभा ने पारित किया और विधान परिषद में लंबित है या फिर विधानसभा में लंबित है, तो यहाँ पर अगर विधानसभा का विघटन हो जाता है तो यहाँ पे ये व्यक्तिगत मतलब लैप्स हो जाएगा बिल। आर्टिकल 197 बोलता है कि अगर कोई विधेयक विधानसभा ने पास कर दिया है और उसके बाद वो विधान परिषद को पारित किया जाता है, उसको दिया जाता है और वो विधान परिषद उसको स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार कर देता है, या जिस तारीख से उसके पास विधेयक पारित किया गया था और उसने पारित नहीं किया और 3 मास तक अपने पास यूं ही रखा है विधान परिषद ने, या फिर उसने कोई संशोधन किए सहित पारित किया लेकिन विधानसभा सहमत नहीं है, तो बिल वापस से विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यह अस्वीकार हो गया है। अब फिर से विधानसभा इस पर विचार करने के बाद उसको पारित कर देती है और फिर उसके बाद विधान परिषद के पास जाएगा बिल। ठीक है, अब विधान परिषद ने फिर से अस्वीकार कर दिया है या फिर उसने 1 मास से अधिक बीत गया, उसको पारित ही नहीं किया है। ठीक है, और संशोधन सहित पारित किया है जो विधानसभा सहमत नहीं है जिससे, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि विधानसभा द्वारा ये बिल पास कर लिया गया है, दोबारा विचार के लिए नहीं जाएगा और यहाँ पर विधानसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा इस बिल को। संशोधन, जो ऐसे संशोधनों के साथ जो अगर विधान परिषद ने विधान परिषद ने किया है और विधानसभा उससे एग्री है, तो ऐसे संशोधन सहित ये पारित मान लिया जाएगा और ये इसकी जो भी इस आर्टिकल जो है मनी बिल पर लागू नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 198, तो आर्टिकल 198 जो है मनी बिल से रिलेटेड है। तो मनी बिल जो आएगा वो विधान परिषद में नहीं इंट्रोड्यूस होगा, ये सिर्फ विधानसभा में पेश किया जा सकता है। जैसे जो राज्य का बजट है तो केवल विधानसभा में ही पेश किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं। ठीक है, अब विधानसभा द्वारा पारित, क्लॉज 2 बोलता है कि विधानसभा द्वारा धन विधेयक जो है, मतलब धन विधेयक विधान परिषद को सिफारिशों के लिए भेज दिया जाता है। मतलब विधानसभा ने पारित कर दिया बिल को, धन विधेयक जो है, अब वो विधान परिषद को सिफारिशों के लिए भेजा है। अब जब विधानसभा के पास आता है तो विधानसभा उन सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है। क्लॉज 2 ये बोलता है। क्लॉज 3 बोलता है कि अगर विधानसभा जो है विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है उन्होंने जो भी सिफारिशें दी है, तो यह मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों ने धन विधेयक को सिफारिशों के साथ पारित कर दिया है। लेकिन क्लॉज 4 बोलता है कि अगर विधान परिषद के जो सिफारिशें हैं उन्हें विधानसभा ने एक्सेप्ट नहीं किया, सिफारिशों को अस्वीकार कर देते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि जो पारित तो माना जाएगा लेकिन ये उसी रूप में माना जाएगा जैसे फर्स्ट इंस्टेंट में जो पहले से पारित जो किया था विधानसभा ने, उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर अगर धन विधेयक 14 दिनों के भीतर विधान परिषद द्वारा वापस नहीं किया था, मतलब जब विधानसभा ने पारित कर दिया और उसके बाद विधान परिषद के पास गया बिल और विधान परिषद ने 14 दिन तक उसको वापस नहीं किया पारित करके, तो ये मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों ने ही इसे पारित कर लिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे 14 दिन की अवधि के भीतर विधानसभा को वापस लौटाना होता है, और नहीं लौटाया है तो मान लिया जाएगा कि दोनों ही सदन ने उसे पारित कर दिया है। ठीक है। अब धन विधेयक आर्टिकल 199 धन विधेयक की परिभाषा देता है, तो जिसमें जो भी मनी से रिलेटेड, ऐसे मतलब किसी कर लगाने से रिलेटेड है, उसका उन्मूलन, क्षमा, परिवर्तन, इस टाइप के अगर कोई भी प्रावधान है, राज्य द्वारा धन उधार लेने से रिलेटेड, गारंटी देने से, जो भी वित्तीय मतलब धन विधेयक को केवल तब माना जाएगा जब उसमें इन जो ये प्रावधान दिए, इनमें से अगर किसी चीज के लिए अगर बनाया गया है तो वो धन विधेयक का के लिए माना जाएगा, मतलब वो धन विधेयक होगा। जिसमें कर से रिलेटेड हो, पैसे लेने देने, गारंटी देने से रिलेटेड है, राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि जो है उस पर में धन जमा करना है या धन निकालने से रिलेटेड है ना, विनियोग, धन के विनियोग से संबंधित है, और जो संचित निधि पर भारित व्यय जो घोषित करार, ऐसे व्यय की रकम को बढ़ाना, इससे रिलेटेड अगर कोई भी मैटर आते हैं वो धन विधेयक से रिलेटेड मैटर माने जाएंगे। ठीक है। और केवल आर्थिक दंड, शुल्क या स्थानीय कर से, जैसे लाइसेंस वगैरह लेना है या कुछ फिक्स शुल्क से है ना, ऐसी सेवाओं के शुल्क के लिए अगर कोई प्रावधान है तो वो धन विधेयक नहीं माना जाता। ये क्लॉज 2 में बोला गया है। और कोई बिल धन विधेयक हो या नहीं हो, इस पर विवाद है तो वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है ना। ये प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में जो धन विधेयक है या नहीं, अगर इस बात पे कोई डिस्प्यूट है तो यहाँ पर उसका जो विधानसभा के जो अध्यक्ष है उन्हीं का डिसीजन अंतिम होगा। ठीक है। अब है आर्टिकल 200। अब हमने क्या बिल पास कर लिया है, दोनों विधेयकों पर अनुमति हो गई है। आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति, तो जब कोई मतलब तो जो विधेयकों पर अनुमति के लिए तो क्या होगा, जब अगर दोनों ही सभा ने, जहाँ पर अगर सिंगल राज्य की विधानसभा है तो उन्होंने पारित किया है, या फिर जहाँ दो है तो विधान परिषद भी है, तो वहाँ दोनों ने अगर पारित कर दिया है तो उसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और राज्यपाल यह घोषणा करेंगे कि जो बिल है उसको स्वीकृति दे देते हैं या फिर अस्वीकार कर देते हैं, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ 3 चीज होगी कि राष्ट्रपति के पास भी वो विचार के लिए रख सकते हैं। आर्टिकल 200 ये बोलता है। ठीक है। अब विचार के लिए आरक्षित विधेयक, जब जो बिल अगर राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, उनके विचार के लिए आरक्षित रखा है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी उसको बिल को या तो अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे, या फिर वो वापस से, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो जो बिल है उसके अलावा वो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे देंगे कि वापस से इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और लौटाया जाएगा। फिर से विधेयक को सदनों द्वारा वापस देखा जाएगा। उन्हें ऐसे सदन को जिस दिन मिला है तब से 6 माह की अवधि के भीतर पुनर्विचार करना होगा। इन्हें पुनर्विचार करना होगा 6 मास की अवधि के भीतर पुनर्विचार करना होगा। और फिर पुनर्विचार करने के बाद वो यदि संशोधन के साथ या बिना संशोधन के बिना फिर से पारित किया जाएगा और उसे पुनः राष्ट्रपति के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये थी हमारी एक बिल पास करने की प्रोसेस थी कि बिल दोनों सदनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दोनों को, जब बिल दोनों द्वारा सहमत होंगे तभी वो बिल पास किया हुआ माना जाएगा। फिर उसके बाद उसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल खुद उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए रखेंगे। आर्टिकल 201 में बताया कि राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। और फिर पुनर्विचार के लिए वापस पहुंचाया जा सकता है और 6 महीने के अंदर वापस पुनर्विचार करके राष्ट्रपति को, मतलब उन्हें पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। अब है वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 202। तो राज्यपाल हर वित्तीय वर्ष के जो संबंध में राज्य की विधायिका के सदन या जहाँ 2 सदनों के सामने राज्य के उस वर्ष के
जो अनुमानित प्राप्तियां कि एस्टिमेटेड एक जो है कि इतनी प्राप्तियां होगी, इतना खर्चा करने के एक विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो इसे इसे ही क्या बोला जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का एक पूरा स्टेटमेंट होगा जो सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है। फिर वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए व्यय के प्राक्कलनों में संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित जो भी है, और अन्य व्यय की पूर्ति के लिए जो प्रस्थापित जो की गई है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल व्यय के अनुमान में क्या क्या दिखाया जाएगा, जो विवरण है उसमें क्या धनराशि के बारे में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे वो संचित जो कंसोलिडेटेड फंड, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा, उसके व्यय के रूप में जो भी धनराशि की इतनी आवश्यकता है इसके बारे में बताया जाएगा। और दूसरे क्लास में बोला कि जो अन्य खर्चा जो है उसके बारे में, जो प्रस्तावित अन्य व्यय है, यहाँ तो जितने की आवश्यकता अपेक्षित राशि है वो है जो भारित की जाती व्यय के रूप में, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया जाएगा, और उसके अलावा अन्य राशि क्या होगी एक्सपेंडिचर के, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया जाएगा। फिर राज्य की जो संचित निधि पर भारित व्यय क्या क्या होंगे इसके बारे में ये दिया है यहाँ कि क्या क्या चीज होंगे। राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते, उनके पद से संबंधित अन्य व्यय होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो भी खर्चे भत्ते होंगे, ऋण अगर जो है उस राज्य पर दायित्व जो है उसके बारे में ब्याज देना है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में, है ना। तो इस टाइप ये जो सारे खर्चे हैं ये राज्य की कंसोलिडेटेड संचित निधि के जो खर्चे हैं इसके बारे में स्टेटमेंट दिया जाएगा। अब विधानमंडलों में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, मतलब जो एस्टिमेट्स है उसके बारे में क्या प्रक्रिया होगी उसको बताया गया है आर्टिकल 203 में। तो जितने भी व्यय राज्य की संचित निधि पर व्यय के रूप में विवरणित है, जितने भी जो भी खर्चे हैं जो संचित निधि पर से लिए जाएंगे, वो ऑलरेडी जो पहले से फिक्स है कि ये तो देना है, उसे विधानसभा में मतलब वोट देने के लिए प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे खर्चे हैं जिन पर अलग से जो खर्चे हैं जिन पर अनुमानों पर मतलब जो खर्चे राज्य की संचित निधि पे भारित व्यय है उससे संबंधित है, ठीक है, उस पर चर्चा तो की जा सकती है लेकिन उसमें वोट देने के लिए जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अनुदान मांगा या अलग कोई खर्चे की आवश्यकता थी, अन्य खर्चे से संबंधित अगर कोई एस्टिमेट है कि इसमें हमें या कोई सभा में कोई अनुदान की मांग की गई है, तो यहाँ पर उस पर चर्चा की जाएगी, उसे उस अनुदान को विधानसभा के पास मांग के लिए रखा जाएगा, तो उसको स्वीकृति दी जा सकती है, अस्वीकृति भी दी जा सकती है, या जो मांगी गई राशि है उसको कम भी किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर देखिए राज्यपाल के अगर वेतन से रिलेटेड कोई राशि पर चर्चा की जा रही है विधानसभा में, है ना, तो यहाँ चर्चा तो की जा सकती है राज्यपाल के वेतन के लिए, क्योंकि ये संचित निधि पे खर्चे है, ऑलरेडी देना ही है, लेकिन इन पर मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर मान लो शिक्षा विभाग ने कोई अनुदान की मांग की कि कुछ हमें इस बार ये काम करना है इसलिए इतने पैसे की आवश्यकता है, इसमें ये बोला गया है इस आर्टिकल में कि ऑलरेडी जो खर्चे हैं जिन पर मतलब मत देने की आवश्यकता नहीं है, चर्चा की जा सकती है, लेकिन इसके अलावा जो नए खर्चे आ रहे हैं जो राज्य की संचित नीति में से व्यय करना है, भारित करना है, तो उस पर डिस्कशन की जरूरत है। तो वहां पर क्या होगा कि विधानसभा के पास ये राइट है कि वो उस अनुदान को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, या राशि कम भी कर सकता है। ठीक है। तो जैसे शिक्षा विभाग ने कोई अनुदान की मांग की और विधानसभा क्या कर सकता है, उस अनुदान को या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर उस राशि को कम भी कर सकते हैं। और लेकिन ये जो भी अनुदान की मांग की जाएगी वो राज्यपाल की जो सिफारिश है, राज्यपाल की सिफारिश से ही की जाएगी। आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक। अब अगर अनुदान मिल गया है, आर्टिकल 203 में एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उस जो अनुदान है उसको अगर उपयोग करना है, उसमें से पैसे चाहिए, तो उसके लिए एक बिल पास किया जाएगा। बिल पास करके ही जो
अनुदान है, राज्य की संचित निधि से जो पैसा निकाला जाएगा वो बिल पास करके ही, बिल के माध्यम से ही वो पैसा निकाला जा सकता है। तो विधानसभा द्वारा अगर कोई अनुदान दिया गया है या राज्य को संचित निधि पे कोई भारित है, कोई खर्चे हैं, तो उनको अगर निकालना है, मतलब पर वो उतना ही जितना ऑलरेडी दिखाया गया है उतनी राशि से अधिक नहीं होगा, तो उन धन राशियों को विनियोग करना है तो उसके लिए विधेयक को इंट्रोड्यूस करना होगा, बिल लाया जाएगा। ठीक है, और कोई भी बिल ऐसा नहीं होगा जो जो एक्सेप्ट कर ली अनुदान तो उस रकम में परिवर्तन करने से रिलेटेड या कुछ उसमें बदलाव लाया जाए, ऐसा बिल पास नहीं किया जा सकता है। अब है आर्टिकल 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अब जो अनुदान मांगा गया था, है ना, अगर 203 में जो अनुदान मांगा गया था, 204 में उसको यूज करने के लिए, विनियोग करने के लिए बिल पास किया गया और यूज किया गया और मालूम पड़ा कि वो अपर्याप्त रहा, पर्याप्त राशि नहीं थी, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाएगी अगर अपर्याप्त पाई जाती है ना, जो उस वर्ष में उनको जो प्राधिकृत जो रकम दी गई, कोई रकम दी गई है और उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त मानी गई मालूम पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर से अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, और ये जो होगी ये राज्यपाल मतलब राज्यपाल एक अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत करेंगे कि इसमें अतिरिक्त अनुदान चाहिए। 206 आर्टिकल। अब जो भी खर्चे होते हैं उसके लिए पहले से बिल पास किया हो जाता है, पहले तो स्टेटमेंट दिया जाता है कि इस साल, जैसे बजट जो आता है, बजट में क्या होता है कि सारा खर्चा बता दिया जाता है कि हम यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, पहले से एस्टिमेट सारा बता दिया जाता है, यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे पैसा। ठीक है, उसके लिए बिल पास किया है ना कि ये खर्चे के लिए पैसा चाहिए, बिल पास हुआ, तो बिल पास हुआ और वहां से आपने खर्चे निकाल लिए। ठीक है, आपने कोई नया जो फिक्स खर्चे है वो तो ठीक है, उसके अलावा कुछ खर्चे के लिए भी हमने डिमांड करी थी, उसके लिए हमने, है ना, वो यूज कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि यूज करते वक्त करते ऐसा लगा कि ये कम पड़ गया है, तो हमने अतिरिक्त अनुदान की भी मांग कर ली। लेकिन अगर कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं हो जाती है जिसके लिए हमें खर्चे की जरूरत रहती है, बिल पास नहीं हुआ है, कोई पैसा अभी नहीं निकला है, तो वहां पर क्या होता है, राज्यपाल के पास एक और शक्ति होती है, विधानसभा के पास एक शक्ति होगी कि वो मतलब राज्य की विधानसभा के पास शक्ति होगी कि वो अग्रिम अनुदान भी ले सके, मतलब ऊपर के जो प्रावधान है जिसमें अतिरिक्त अनुदान हमने लिया, ठीक है, और अन्य व्यय के तहत उसको हमने दिखा के पैसा लिया है, लेकिन इसके अलावा अगर हमको जब बजट पास नहीं हुआ, कोई उसके लिए बिल पास नहीं हुआ है, उसके पहले ही पैसों की आवश्यकता हुई, कोई आकस्मिक घटना हो गई तो वहां धन की आवश्यकता हुई, तो विधानसभा अग्रिम अनुदान भी दे सकती है। तो आर्टिकल 206 अग्रिम अनुदान के बारे में प्रावधान करते हैं। चलिए, वित्त विधेयक, अब आर्टिकल 207 वित्त विधेयकों के बारे में, विशेष उपबंध के बारे में बता रहे हैं। इस विधेयक में वित्त विधेयक के बारे में प्रोसेस दी कि जो धन विधेयक है, तो धन विधेयक से जो भी अगर कोई बिल आता है या कोई भी अमेंडमेंट बिल अगर लाया जा रहा है तो राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होगी, तभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और विधान परिषद में इसको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कर को घटाने या उत्पादन से रिलेटेड अगर कोई उपबंध है तो वहां पर ऐसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई ऐसा विधेयक या संशोधन इस प्रकार का है कि जिसमें कोई हमें लाइसेंस लेना है, जुर्माना है, शास्ति से रिलेटेड है कोई, है ना, तो इस तरह की अगर कोई चीज है तो वहां पर ऐसे सिफारिश की आवश्यकता नहीं, मतलब वहां पर ये वित्त विधेयक ही नहीं माना जाएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधा सा ये है कि धन विधेयक से रिलेटेड अगर कोई भी बिल है तो वहां पे ये राज्यपाल की सिफारिश से ही इंट्रोड्यूस होगा, ये बताता है। साधारण प्रक्रिया दी है, आर्टिकल 208। तो राज्य की विधायिका का एक सदन अपनी, मतलब विधानसभा अपने कार्यों के संचालन और प्रक्रिया के लिए नियम बना सकती है, जैसे बैठक से संबंधित है, चर्चा का क्रम क्या होगा, इस टाइप से रिलेटेड जो है विधानसभा खुद अपनी प्रक्रियाओं को बना सकती है। क्लॉज फर्स्ट ये बोलता है। ठीक है,
लेकिन क्लॉज 2 बोलता है अगर संविधान लागू होने से पहले अगर कोई प्रांत में कुछ विशेष नियम बनाए हुए थे तो वो तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नए नियम नहीं बनाए जाते। उससे रिलेटेड अगर कोई नियम नहीं बनाया जाता है तो तब तक वो यही लागू होंगे। और राज्यपाल यह नियम भी बना सकते हैं कि किस प्रकार विधानसभा और विधान परिषद के बीच संदेशों का आदान प्रदान हो, है ना। तो ये आर्टिकल 3 क्लॉज 3 बोलता है कि जहाँ पर राज्यपाल क्या है, विधान परिषद वाले जहाँ पे और विधानसभा दोनों है, तो वहाँ अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों के परस्पर संबंध, मतलब दोनों से उसके अध्यक्ष और सभापति से परामर्श करने के बाद दोनों सदनों की जो संबंधित प्रक्रिया है उसके बारे में नियम बना सकते हैं। आर्टिकल 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। तो यहाँ राज्य की विधायिका एक कानून बना सकती है जो वित्तीय मामलों के लिए विशेष प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, या यदि यह नियम या स्थायी आदेश के साथ टकराते हैं तो कानूनी प्रभाव होगा। तो यहाँ पे ये दिया है कि ना राज्य की जो विधायिका है वो विधानमंडल है वो कानून बना सकती है ना, वित्तीय कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि से धनराशि के विनियोजन से संबंधित किसी भी मामले में, वित्तीय मामले के लिए या उसकी प्रक्रिया से संबंधित कानून बना सकती है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी जो नियम कोई प्रावधान आर्टिकल 208 के तहत राज्य की विधायिका के द्वारा बनाए जा गए हैं, मतलब सदन के द्वारा, विधायिका के सदन द्वारा, है ना, विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा कोई नियम बनाए गए हैं, है ना, और विधायिका ने कानून भी बना दिया है उस पर, तो वो अपने अपने तरफ से प्रभावी होंगे। लेकिन अगर कहीं उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब असंगत है अगर, है ना, अगर कोई नियम या स्थायी आदेश के विरुद्ध ये प्रावधान जो एक्ट बनाया है राज्य की विधायिका ने, वो एक्ट अगर असंगत है तो यहाँ पे प्रावधान प्रभावी होंगे, मतलब कानून को कानून जो बनाया है वो प्रभावी होगा, उनके नियम वगैरह फिर लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 209 ये बोलता है। आर्टिकल 210 विधायिका में प्रयुक्त होने वाली भाषा, तो विधानसभा या विधान परिषद की बैठकें हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की आधिकारिक भाषा में हो सकती है ना। तो क्लॉज फर्स्ट यही बोलता है ना। तो विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष या ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति जो भी जैसा भी हो, किसी भी सदस्य को जो हिंदी, इंग्लिश या राज्य की आधिकारिक भाषा है ना, उनमें से किसी में खुद को ठीक से व्यक्त अगर नहीं कर सकता है तो अपनी मातृभाषा में संबोधित करने के लिए अनुमति भी दे सकते हैं। मतलब अगर कोई हिंदी, अंग्रेजी बोलने में कठिनाई महसूस करता है तो उसकी जो मातृभाषा है ना वो उसमें बोल सकता है, अगर अध्यक्ष अनुमति देता है तो, ठीक है। तो आर्टिकल 210 में यही बोला है कि हिंदी, अंग्रेजी में किया जा सकता है, राजभाषा, राज्य भाषा में, लेकिन मातृभाषा में भी जब अगर अध्यक्ष अनुमति देता है तो वहाँ उसकी कार्रवाई अन्य भाषा में भी हो सकती है, ठीक है। आर्टिकल 211 बोलता है कि विधानमंडल में, आर्टिकल 211 में बोला है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश का जो भी कार्य किया है उन्होंने अपने कर्तव्य के निर्वहन में या उनके आचरण के बारे में विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। और 212 बोलता है कि विधानमंडल की किसी कार्रवाई या विधि मान्यता की प्रक्रिया को कि वह नियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा किसी कोर्ट में, मतलब जो उसकी प्रोसेस है विधानमंडल की कोई भी, तो उसके बारे में उसकी अनियमितता या उसकी विधि मान्यता की जो प्रक्रिया उसके बारे में कोर्ट में किसी भी बारे में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो 211 बोलता है कि जजेस के जो एक्ट है, उनके कर्तव्य है, उसको विधानमंडल में चर्चा नहीं की जाएगी। और 212 बोलता है कि जो विधानमंडल की कार्यवाही है उसकी प्रक्रिया के बारे में कोर्ट में कोई प्रश्नगत नहीं किया जाए, कोई उसके लिए केस फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। अब है चैप्टर 4 राज्य की विधायी शक्ति, आर्टिकल 213। यहाँ पे ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, और राष्ट्रपति की जो है ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति वो 123 में दी गई है, ठीक है।
तो यदि अगर राज्य की जो विधानसभा है वो अगर सत्र में नहीं है और जहाँ विधान परिषद भी है वो अगर दोनों ही यहाँ पे सत्र में नहीं है और ऐसी स्थिति परिस्थिति विद्यमान है जिसमें राज्यपाल को लगता है कि कुछ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वहां पे वो क्या करेंगे राज्यपाल, मतलब क्योंकि जनरली कुछ काम कराने के लिए हमें एक्ट पास कराना पड़ता है ना, बिल पास कराते हैं और वो फिर एक्ट बनता है ना, तो वो तो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी विद्यमान कार्रवाई है जिसमें अभी तुरंत कार्रवाई की जरूरत है और सत्र में अभी जो सभाएं हैं हमारी विधानसभा या विधान परिषद जो है वो सत्र में नहीं है और कुछ जरूरी कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वहां राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें वो अध्यादेश राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना, मतलब उनकी एक्सेप्टेंस के बिना वो जारी नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे है कि अन्य देशों के बिना अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेंगे। यदि अगर मान लो अगर कोई विधेयक ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व, मतलब ऐसा कोई बिल था जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है ना, उसके बिना पेश नहीं किया जा सकता है, तो अगर ऐसा कोई बिल को अगर है तो ऐसा अध्यादेश में भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। ठीक है, अगर यदि राज्यपाल को लगता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई मतलब ऐसा कोई विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति के विचार की आवश्यकता होती है ना, तो वहां पर राज्यपाल को लगता है कि इस पर राष्ट्रपति के विचार के ऐसा बिल है जिस पर राष्ट्रपति के विचार की आवश्यकता है, आरक्षित करना आवश्यक है, तो वो ऐसे अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना जारी नहीं करेंगे। और ये दूसरा पॉइंट में बोला था, ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है। ठीक है, और फिर तीसरा जो है सी क्लॉज जो बोलता है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अवैध होता है, अगर मतलब कोई बिल ऐसा पास किया है जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली गई है, राज्य से रिलेटेड है ना, तो वो अवैध हो जाएगा। तो ऐसा अध्यादेश भी अगर कोई है ऑर्डिनेंस, तो वहां पे राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो ये 3 केस ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति की मतलब आवश्यकता है और ऑर्डिनेंस पास कर दिया है ना, तो ये फिर शून्य हो जाएगा, ये फिर वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की आवश्यकता के लिए रखा जाएगा, तभी राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। अब अगर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है तो उसको 6 सप्ताह के भीतर, जब हम जो सभा है हमारी, जो विधानसभा और विधान परिषद जब वापस सदन जो है वापस सत्र में आ जाते हैं, पुनः समवेत हो जाते हैं, तो पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह के भीतर 6 वीक के अंतर्गत उन्हें ये ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट कराना होगा। ठीक है, लेकिन सदन क्या कर सकती है, इसे 6 सप्ताह, अगर उन्होंने 6 सप्ताह तक पारित नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। अगर 6 सप्ताह के पहले ही उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, डिसअप्रूव का अगर कोई प्रस्ताव पास कर दिया है, तब भी ये ऑर्डिनेंस खत्म मान लिया जाएगा। ठीक है, और जब राज्यपाल खुद इसे वापस ले लेते हैं तब भी ये डिसअप्रूव मान लिया जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। किस केस में होगा, अगर 6 सप्ताह के अंदर उसे एक्सेप्ट नहीं कराया है सदनों से तो ये खत्म हो जाएगा, इसका वैधता खत्म हो जाएगी। या फिर 6 सप्ताह के पहले ही सदनों ने इसको डिसअप्रूव कर दिया है तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। या फिर राज्यपाल ने खुद ने ही वापस इसको विड्रॉ कर लिया है तो ये इसकी खत्म हो जाए, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्लॉज 3 बोलता है कि अगर अध्यादेश में ऐसा प्रावधान है जो राज्य की विधायिका के अधिनियम के रूप में मान्य नहीं होता है, मतलब राज्य उस पर नियम मतलब एक्ट नहीं बना सकती है ना, और ऐसे ही प्रावधान अध्यादेश में है तो वो फिर शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जब राज्य को उस पर बनाने का अधिकार नहीं है तो फिर उससे रिलेटेड अध्यादेश भी नहीं होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार अध्यादेश जारी किया गया है तो इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत राज्य की विधायिका का अधिनियम माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने उस पर एक्सेप्टेंस दी थी और अध्यादेश जारी हुआ है तो फिर ये राज्य की विधायिका का अधिनियम माना जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।